सो गाइस कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो अब तक हमने देखा कि सिया को रोल मिल जाता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, और उसकी ये खुशी किसी और ने भी देखी थी। जी हमारे हीरो आरव जी ने, सॉरी अभय जी ने, और वो भी काफ़ी खुश थे सिया को खुश देखकर। अब ये ऐसा क्यों था ये तो उन्हें भी नहीं पता था। तभी अचानक सिया को एक कॉल आता है और उसके फ़ोन पे फ्लैश होते हुए नाम को देख सिया थोड़ी सरप्राइज़ हो जाती है और ख़ुद में सोचती है, ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है। ऐसा ऐसा सोच वो कॉल पिक कर लेती है। तभी उधर से जो कहा जाता है वो सुन उसके फेस की एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रही थी और बिना कुछ कहे कॉल कट कर डायरेक्टर से लीव ले वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वैसे भी उसकी मूवी की शूटिंग 1 वीक बाद होने वाली थी, तो उसके पास काफ़ी समय था वे फ्री। और वो सीधे खाली खंडहर जैसे घर के सामने आकर रुकती है। तो वहाँ से बाहर आते ही वहाँ पे 3 गाड़ियाँ और आती है, जिससे ब्लैक मास्क पहने हुए 4 बॉडीगार्ड बाहर आता है, जिसके मास्क पर बड़े बड़े अक्षरों में SR लिखा हुआ था। वो उसके पीछे चलने लगते हैं। अंदर आते ही पूरे हॉल, पूरे घर का नज़ारा, बाहर से ही घर देखने में जितना ही खंडहर, अंदर से उतना ही खूबसूरत था। वहीं हॉल के बीचों बीच एक किंग साइज सोफे पे 2 शख्स बैठे हुए थे, जो शायद सिया का ही वेट कर रहे थे। सिया उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तब वो दोनों जैसे ही सिया को देखते हैं सामान से सर झुकाते हुए कहते हैं, बॉस वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है, हमें कुछ एक्शन लेना होगा वरना प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाएगी। ये सुन सिया बोलती है, तो मैटर खुद संभालो ना, इतने बड़े पोस्ट पर क्यों हो तुम लोग, क्या तुम लोग से इतना भी काम नहीं होता है। हर काम के लिए, हर बात के लिए क्या मेरा ही आना होगा, सब चीज़ मुझे ही देखना होगा क्या। सिया की ये बात सुन वो दोनों चुप हो जाते हैं और आगे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर आगे उन्होंने कुछ कहा तो उनके साथ अच्छा तो नहीं होगा। तभी बाहर चॉपर की आवाज़ आती है और वहाँ पे 2 चॉपर आकर लैंड होते हैं। उन दोनों से 3 लड़कियाँ निकलती है और आकर सीधा सिया के सामने खड़े होते बोलती है, बॉस सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, हमने यहाँ आने से पहले ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये सुन सिया हंसते हुए वो लड़कों को देखते हुए बोलती है, सीख लो कुछ, क्योंकि इन तीनों की जिम्मेदारियां आगे चलकर तुम दोनों को ही देखनी है। ये बोल सिया वहाँ से चली जाती है और उसे रोकने का हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता। उसके जाते ही वो 3 लड़कियां सोफे पर आराम से बैठते हुए बोलती है, क्या यार ये हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती है। तभी वो जो दूसरा लड़का था वो बोलता है, गुस्से में बिल्कुल नहीं, बॉस अपने फ्रेंड्स से काफ़ी अच्छे से बात करती हैं, गुस्से में तो ये सिर्फ हमसे बात करती हैं। ये सुन वो लड़की हंसते हुए बोलती है, अच्छा तुझे पता है ये गुस्से में सिर्फ तुझसे बात करती है, फिर तू ऐसे मुंह क्यों बना रहा है, तुझे तो आदत हो जानी चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि तुझे आदत हुई है, बना ले बेटा, क्योंकि सिया से तो प्यार से बात करने की उम्मीद तो रखी मत। उन लोग की बात सुनकर से शांत खड़ी मास्क पहनी लड़की बोलती है, यार मैं इस टीम में न्यू हूँ तो मुझे बहुत सा कुछ समझ नहीं आता, ये काफ़ी स्ट्रेंज है, मतलब ये हमेशा डांटती रहती हैं और कभी कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं है, क्यों इनको बोलने का मन नहीं करता क्या, और ना ही मैंने इन्हें कभी स्माइल करते हुए देखा है। तब उसके बगल में खड़ा लड़का बोलता है, बॉस हम सब के सामने स्माइल नहीं करते, क्योंकि इस टीम के कुछ रूल्स हैं जो बॉस को निभाने पड़ते, क्योंकि बॉस इस टीम के हेड है। सिया वहाँ से निकल के डायरेक्ट अपने घर जाती है और उससे देखते ही आरव दौड़ कर उसके पास आते हुए बोलते हैं, दीदू यार आप कहाँ थी, मैंने आपको कितने कॉल किया, आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठाती हो, आप ऐसे क्यों करती हो। मेरी चॉकलेट्स का, आपने बोला आपका ऑडिशन सेलेक्ट हो गया है तो मेरी चॉकलेट्स दो, स्वीट्स भी नहीं लाया, कुछ नहीं लाया मेरे लिए, जाओ मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अरे मेरा आरव बच्चा तू मुंह क्यों बना रहा है, अच्छा रुक तुझे चॉकलेट्स चाहिए, स्वीट्स चाहिए,
और क्या चाहिए बोल, मैं तुझे अभी ला कर देती हूँ। खिलौने चाहिए मुझे, मुझे नहीं, दीदू, मेरा दीदी को, माही दीदी को भी चाहिए, उनके लिए भी लाओ। अच्छा ठीक है बाबा, मैं दोनों के लिए ले आऊँगी। चलो जाओ, दोनों अपनी विश लिस्ट बनाओ, ठीक है। सिया ये बोलकर आरव को वहाँ से भेज देती है। तभी वहाँ पे रिया आती है, बोलती है क्या हो मैडम, हो गई सिलेक्ट? तो सिया मुस्कुरा कर बोलती है हो तो गई। एक वीक बाद शूटिंग है और आज मैं गई थी वहाँ महल पे मिलने। महल का नाम सुन रिया बोलती है कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तब सिया बोली प्रॉब्लम हुआ था बट सॉल्व हो चुका है, अब कोई बात नहीं। वही राठौड़ मेंशन में मिस्टर अभय राठौड़ घर आ चुके थे और उन्होंने देखा था ये क्या, उनकी माँ, उनका तो मुंह बना हुआ है, लेकिन क्यों? वैसे उन्हें इनसे कोई मतलब भी नहीं था, तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी उनकी माँ श्रद्धा चिल्लाते हुए बोलती है तमीज कुछ है तुम में या फिर नहीं है? हाँ, तमीज बेचकर खा गए हो क्या? मैं जब भी तुम्हारे सामने आती हूँ या फिर तुम्हारे सामने होती हूँ तुम मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर देते हो? हाँ, क्या मैं तुम्हें दिखती नहीं हूँ? क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? हाँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? बात कर लोगे तो कुछ हो जाएगा तुम्हें, जब न तब इग्नोर करके निकल जाते हो। माँ हूँ तुम्हारी मैं, भूल क्यों जाते हो तुम? भले सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो माँ होती है। क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ बोला है तो तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर देते हो? उनकी इस टोन को सुनकर अभय को बहुत गुस्सा आता है और वो पास मेरे का आवाज़ उठाकर सामने लगे बड़े से एलईडी टीवी पर फेंकते हुए बोलता है खबरदार, अगर इस टोन में दोबारा मुझसे बात भी की तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। समझा रहा हूँ, समझ जाइए। मैं आपसे बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं आप लोगों से बदतमीज़ी नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे सर पर चढ़कर तांडव करेंगे आप लोग। जितना मैं चुप हूँ तो मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी तो बिल्कुल ना समझिएगा, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ेगा आप सबको। इसलिए ना ही आप मेरे मैटर में पड़े ना मैं पढ़ूँगा। और अपना ये जो माता का प्यार है ना, इसे अपने दोनों बच्चों पे दिखाइए, मुझ पे नहीं। इतना बोल गुस्से में अभय वहाँ से चला जाता है। अभय का ऐसा रूप देख श्रद्धा जी एक पल के लिए सकपका जाती है, क्योंकि अभय उनसे बहुत कम ही बात करता था और शायद ये दूसरी बार था जब अभय ने उन पे गुस्सा किया था। अब क्या करता भाई, थी कुछ ऐसी पास्ट की बात है जिससे नहीं करना चाहता था वह इन लोगों से बात, और लेकिन इन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास होने के बजाय वो बस अभय को ही परेशान करती थी। तभी वहाँ पे उनके हस्बैंड आते हुए बोलते हैं क्या हुआ श्रद्धा, तुम क्यों बोलती हो उससे जब तुम जानती हो कि वो लड़का बहुत बदतमीज़ है? तो तुम क्यों बात करती हो उससे? क्यों खुद के दिल को तकलीफ़ पहुंचाती हो? तकलीफ़ खुद के दिल को? सीरियसली? अरे आपका बेटा गया है ऊपर, उससे बुरा लगा है, उससे भी पूछ लीजिए। खैर मुझे क्या भाई, इन्हें अपने बेटे की तो कोई पड़ी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो वो ऐसा बोल ही रही थी, तभी पीछे से कोमल जी आकर बोलती है कैसे माँ बाप हो तुम दोनों? हाँ, अरे तुम दोनों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तो उससे बात करना बंद कर दो ना। क्यों मेरे बच्चे की ज़िंदगी में दखल दिए फिर रहे हो? बंद करो ना उसे परेशान करना। क्या उसे चैन से जीने भी नहीं दोगे? उसका बचपन तो पहले ही खा गए तुम दोनों, अब क्या उसकी जबानी भी खाने का मन है? 26 का हो चुका है मेरा बेटा, लेकिन चैन की नींद नहीं आती है उसे, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। तो कृपया कर मेरे बेटे से दूर रहो। वो भी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों का मुंह बन चुका था, पहले अभय फिर कोमल जी। तभी हॉल में जोर से दो लोगों की आवाज़ घूमती है मॉम, डैड, सी हम आ गए। ऐसा दो लोग बाहर से चिल्लाते हुए बोल रहे थे। ये थे मिशा एंड मिहिर। बोले तो ये श्रद्धा जी के बेटा थे, अर्णव अभय जी के सौतेले भाई बहन, लेकिन अभय इनसे बहुत प्यार करते थे। उनका जितना भी गिला शिकवा था सब अपने मॉम एंड डैड से था। अपने भाई बहनों से वो बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था उनका, लेकिन कभी दिखाते नहीं थे
क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इनकी परमिशन नहीं देती थी कि वो अपने प्यार को जताएं या फिर दिखाएं। तो वो बस इन लोगों की हर विश को पूरा करके ये दिखा देते थे कि हाँ प्यार मैं भी करता हूँ, लेकिन थे तो वो इनके साथ भी रूड ही, ज़्यादा प्यार से बात वो इनसे भी नहीं करते थे। तभी मिहिर बोलता है, मॉम भाई आ गए क्या, मुझे भाई से मिलना था। ये सुन श्रद्धा जी बोलती है, हाँ आ गया अपने रूम में, मुझे सुना कर गया है अभी। ये सुन मिहिर निशा हंसते हुए बोलती है, भाई आपको सुना कर गया है, सीरियसली? आपने ही कुछ बोला होगा, वरना भाई तो किसी से बात तक नहीं करते, सुनाएंगे क्या? उस निशा की ऐसी बात सुन श्रद्धा जी उसके कान खींचते हुए बोलती है, ओहो तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है भाई की बहन, अगर मेरी तरह तुम्हें डांट पड़े ना तो पता चले। फिर हम श्रद्धा जी की बात करें तो इन्होंने कभी अभय का बुरा नहीं चाहा, लेकिन कहते हैं ना कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसे माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो वही हुई थी श्रद्धा जी से कुछ ऐसी गलतियां, कुछ जाने अनजाने में और कुछ जानबूझकर। दोनों गलतियां की थी श्रद्धा जी ने और उनके प्रिय हस्बैंड जी ने, जिसकी वजह से आज उन दोनों और अभय का रिलेशन ऐसा हो चुका था। अभय जैसे ही अपने कमरे में पहुंचे थे, उन्होंने अपनी पंचिंग बैग पे अपना गुस्सा उतारना शुरू किया था। इतनी बुरी तरह से मार रहा था उससे कि वो फट कर नीचे ही गिर जाता है और अभय के हाथों से खून निकल रहा था, क्योंकि वो बिना ग्लव्स के उस पर मार रहे थे। लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मिस्टर राठौर को तो अपने दर्द से कोई मतलब ही नहीं था। उनका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, डजेंट कोई मतलब नहीं था उन्हें, भले खून गिरते रहे। उनका मन करेगा तो पट्टी करेंगे, वरना वैसे ही खून गिरते गिरते सूख जाएगा। ऐसा ही चलता आ रहा था सालों से, और आज भी कुछ ऐसा ही होता है। तभी उनके पास किसी का कॉल आता है। जब वो कॉल पर नाम देखते तो वो डायरेक्टर का था। वो कॉल पिक करता है। तभी उधर से डायरेक्टर परेशान होते हुए बोलता है, सर हमने इस मूवी में जिस हीरो को कास्ट किया था उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसके दोनों पैर कट चुके हैं। अब वो ये मूवी नहीं कर पाएगा। ये सुन राठौर जी भी थोड़ा टेंस हो जाता है, क्योंकि सारे कास्ट फाइनल हो चुके थे, हीरो भी, और ऐसे अब अचानक हीरो बदलना। तभी राठौर जी बोलते, एक काम करो, हीरो के जितने भी सीन हैं उसे शैडो में डालो और उसके बाद किसी को कास्ट करो जिसकी बॉडी बिल्कुल वैसी और हाइट भी वैसे ही। तभी डायरेक्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, सर इतनी जल्दी किसी को कास्ट करना, क्यों ना आप ही कर ले, क्योंकि आपको तो स्क्रिप्ट मूवी सब चीज़ पता है और सारे कास्ट भी पता है आपको। कुछ रोमांटिक सीन भी हैं एक दो इसमें, और शैडो में आपका फेस भी क्लियर नहीं आएगा, और हीरो की बॉडी और हाइट आपसे बिल्कुल मैच करती है सर। इस बात पे राठौर जी थोड़ा सोचते हैं, फिर उन्हें याद आता है, अरे हीरोइन तो उनकी सिया जी, बोले तो जंगली बिल्ली है। ये सुन वो हाँ बोल देते हैं। उनकी हाँ सुन डायरेक्टर काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसने ये बोला तो था लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि राठौर जी मानेंगे, लेकिन राठौर जी मान गए थे। और ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि राठौर जी एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते थे और मूवी सीन शैडो में भी था, तो उनका फेस भी तो क्लियर आने नहीं वाला था। तो उन्होंने कॉल कट कर दिया था इतना बोल के। तभी राठौर जी सामने से उन्हें कॉल करते हुए बोलते हैं, मिस्टर मुझे सिया का नंबर चाहिए था। ये सुन डायरेक्टर वाज लाइक, क्या मिस्टर राठौर को किसी लड़की का नंबर चाहिए? एक्सक्यूज़ एक मिनट, मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं मैं सपना नहीं देख रहा, ये सच है। वाह, वैसा खुद से ही बोल रहा था। फिर अपने होश में आते हुए बोलता है, सर मैंने सही सुना, आपको नंबर चाहिए, वो भी सिया का? तब राठौर जी अपने टोन को थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हुए बोलते हैं, मुझे इस मूवी के हीरोइन का नंबर चाहिए, क्या मिल सकता है? मुझे उससे थोड़ी अपनी कास्ट के बारे में बात करनी है, कास्टिंग वगैरह के बारे में बात करनी है उससे। और जैसे ही उन्होंने इतनी स्ट्रिक्टली कमांड किया था
उन्हें नंबर चाहिए। तो अब क्या? अब राठौड़ जी ने कहा था, वो भी इतनी स्ट्रिक्टली, तो मना तो नहीं कर सकते थे। तो वो बोलते ओके सर, मैं सिया मैम का फ़ाइल चेक करके आपको नंबर भेजता हूँ। सिया मैम, डायरेक्टर सिया को सिया मैम बोल रहा है। अब राठौड़ जी किसी लड़के में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैम बोलना तो बनता है भाई। चलिए जानते हैं क्या होगा आगे की स्टोरी में। एंड प्लीज़ यार, मेरे पोस्ट, मेरे शॉर्ट्स और मेरी वीडियोस को एक लाइक कर दिया करो यार। क्या आ जाएगा आपको एक लाइक करने में? मेरी जैसी गरीब लड़की का भला ही हो जाएगा। प्लीज़ कर दिया करो।